पाटेकर साहब कह रहे हैं किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, ऐसा है किसका बच्चा है, पिक्चर की बात लगाने लाए मुंह में निकलते इसके, किसका बच्चा है। पीछे से दिलीप साहब आवाज लगा रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में कोई बोल रहा है कुछ तो उसे जवाब देना है। अब दिलीप साहब क्या कह रहे हैं, ए भाई, ए भाई, दे रहे पर भाई, चुप हो जाएगा बच्चा, भाई दे रहे हैं। फिर नाना पाटेकर क्या कह रहे हैं, इसके मुंह में भी दे। समझ में आ तो आप ताली बजाएं, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और मेरी मिमिक्री बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आती है और धन्यवाद। और उसके बाद देखिएगा, मुझे याद आ रहा है वो गाना जिसे लता मंगेशकर ने बड़े प्यारे शब्दों से सजाया था। गीत के बोल थे यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे। वो इतना सुपर हिट गीत है कि अगर वाकई में अगर कोई बच्चा रोता है तो अगर उसकी माँ उसके पास आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा चुप हो जाएगा। वो कैसे, अगर ये गाना अगर चालू कर देते हैं, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखा गया है कि अगर रो रहा है बच्चा, अगर ये गाना चालू हो गया तो बच्चा ऑटोमेटिक चुप। इतनी कशिश और इतनी मिठास थी उस गीत के अंदर, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आसरानी साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं, अंग्रेजों के जमाने के जीनियर फिल्म शोले, कॉमेडियन किंग, आज भी बतौर वो फिल्मों में कॉमेडी कर रहे हैं। आसरानी साहब का भी एक स्टाइल है। अब देखिएगा, आसरानी साहब अपने घर के बाहर बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अचानक उनकी पड़ोसन आती है, कहती है मेरा बच्चा रख लो, शॉपिंग के लिए जा रहा है, जरूरी काम आ गया है और मैं बस अभी गई और अभी आई। आसरानी साहब ने पड़ोसी होने के नाते उस बच्चे को रख तो लिया, लेकिन बच्चा कितना रोया, कितना तंग किया, आसरानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आसरानी साहब ने सारे जतन करे बच्चे को चुप करने के लिए, बच्चा चुप नहीं हुआ। लेकिन अब करे तो करे क्या, अचानक आसरानी साहब को गाना याद आया, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे। कितनी मिठास थी उस गीत में। जब लता जी उस गीत को गाते हैं तो वाकई बच्चा चुप होता है। लेकिन उसी गाने को अगर आसरानी साहब गाएंगे तो कहाँ आसरानी साहब की आवाज है और कहाँ लता जी का एक गाया हुआ गीत है, मधुर है। अब किस तरीके से इस गीत को गाएंगे तो किस तरीके से इस गीत के चिथड़े उड़ेंगे और किस तरह से आसरानी साहब इस गीत के ऑपरेशन करेंगे, सुनिएगा। अगर पसंद आए तो ताली बजाइएगा। बच्चा रोता है, आसरानी साहब बच्चे की तरफ जाते हैं और कहते हैं यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे मेरे जुज्जू, चुप हो जा। पता चला बच्चा हमेशा के लिए चुप हो गया। यहाँ बजाते हैं ताली, कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ और कलाकारों की आवाज़ है आपके बीच में, एक एक करके मेरे सारे आइटम आपको सुनाऊंगा। एक जमाना था दोस्तों, जिस तरीके से आज तो किसी का भी जमाना नहीं है मेरे इलाके में, मतलब बॉलीवुड फिल्मी कलाकारों की बात करें तो आजकल सब सामान्य हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का तोड़ आज तक नहीं मिला है। लेकिन एक जमाना अमिताभ बच्चन जी के पहले जो सुपरस्टार हुआ करते थे उनका एक स्टारडम अलग ही था। वो जिधर से निकल जाते थे अपनी एम्बेसडर नीचे खड़ी करते थे, अपना काम निपटा कर आते थे, उस एम्बेसडर को देखते थे तो लिपस्टिक के निशान से भरी पड़ी मिलती थी। इतनी लड़कियां चाहती थी जब उनके वो जमाना चल रहा था, जब वो स्टारडम में थे। और मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना फिल्म स्टार की। राजेश खन्ना के बहुत सारे दीवाने थे, उनकी एक हवा अलग ही थी। लेकिन राजेश खन्ना की कुछ दिनों से जब वो लास्ट टाइम चल रहा था, कुछ तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि पूरे शकल की, पूरी बॉडी की, कि आप पहचान नहीं पाओगे कि किसी जमाने का सुपरस्टार राजेश खन्ना है, पूरे बदल गए थे। अब देखिएगा उनके साथ में क्या हिट हुई। एक लड़की आगे आगे चल रही थी, वो अपना जरूरी काम निपटाने के लिए जा रहे थे, किसी पर्सनल काम से जा रहे थे, गली में ही चल रहे थे वो, और राजेश खन्ना उस लड़की के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन उस लड़की के पीछे पीछे नहीं चल रहे थे, राजेश खन्ना अपने काम के लिए जा रहे थे। लड़की ये समझ रही कि आदमी मेरा पीछा कर रहा है। लड़की जिधर पलटती उधर राजेश खन्ना जा रहे हैं, लड़की जिधर घूमती उधर राजेश खन्ना घूमते हैं। अब लड़की को गलत फहमी हो गई कि आदमी मेरा पीछा कर रहा है, राजेश खन्ना है ये तो पता ही नहीं है, आम आदमी है, लेकिन ये मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन राजेश खन्ना पीछा कर ही नहीं रहा है, वो उनके काम से जा रहे हैं।
ऐसी असमंजस की स्थिति में उस लड़की ने पीछे पलटकर जवाब दे ही दिया। क्यों ना दे, अगर लड़की को जवाब देना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, अगर कोई ज्यादा ही लड़का पीछा कर रहा हो तो लड़की को पीछे पलटकर जवाब देना ही चाहिए। वही काम उस लड़की ने भी किया। अब देखिएगा क्या प्रतिक्रिया हुई उन दोनों के बीच में। उस लड़की ने राजेश खन्ना साहब को क्या कहा और राजेश खन्ना ने उस क्या हुआ सुनिए। लड़की, बदतमीज लड़की, मैं पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है पीछे मेरी माँ आ रही है। तो राजेश खन्ना ने कहा, पुष्पा, अरे वो पुष्पा, अरे घबराने की कोई बात नहीं पुष्पा, अरे तो हार मार के पीछे तो मेरे बापू आ रहे रे, बापू आ रहे। दोस्तों ये राजेश खन्ना साहब थे। और आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आज के सुपरस्टार जिनका कोई शान ही नहीं है, आज तक का सुपरस्टार है, वो काफी टाइम से सुपरस्टार है, और राजेश खन्ना के बाद में एकमात्र सुपरस्टार वही है जो पूरे बॉलीवुड पर छाया हुआ है, और उनका नाम है बिग बी अमिताभ बच्चन महानायक। अब देखिएगा उनका एक शो शुरू हुआ था टीवी पर, जिस शो का नाम था कौन बनेगा करोड़पति। आप सबने देखा होगा, देखा आप सबने, देखा आप सबने? आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी अगर आपने देखा है। हाँ मतलब देखा है, स्वागत। अब अमिताभ बच्चन साहब का एक स्टाइल है कौन बनेगा करोड़पति में कि हॉट सीट पर जो भी बैठता है पहले तो वो घबराता है, इतने महान आदमी के सामने मैं क्या बोलूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपने सब सारे प्रश्नों का जवाब सही देते देते करोड़पति बन ही जाता है। उनका एक स्टाइल बहुत सुंदर है जिससे ये कार्यक्रम पूरा चलता है। बीच बीच में प्रश्न पूछना, किस तरीके से प्रश्न पूछना। अब देखिएगा उनके हॉट सीट पर मैंने किसी आम आदमी को नहीं बिठाया है, मैंने हॉट सीट पर उन्हीं के टक्कर रखने वाला, उनके बराबरी वाला, पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जहां बॉलीवुड में सुपरस्टार में अमिताभ बच्चन जी का कोई शानी नहीं है, और उधर विलियन में जिनका कोई शानी नहीं है, नायक खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब अमिताभ बच्चन जी के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अमिताभ बच्चन जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और अमरीश पुरी साहब किस अंदाज में उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आपके बीच में प्रस्तुत है कौन बनेगा करोड़पति, देखिएगा, स्वागत। आइए आगे से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसा कि आप जानते हैं आपके सामने और पब्लिक सपोर्ट, चलिए गेम के आगे बढ़ाते हुए आप और मिलकर खेलते कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल आपके सामने, 5,000 रुपए के लिए कंप्यूटर। लालू प्रसाद यादव की कितनी औलादें हैं? ऑप्शंस आपके सामने 4। कंप्यूटर ये रहे 8, 9, 10, 6, 11 या 12। अमरीश जी थोड़ा सोच रहे, बोले क्या दे क्या दे क्या दे। अमिताभ बच्चन बीच में एक बार और बोलते, क्या सोच रहे हो? खेल का पहला पहला प्रश्न, 5,000 रुपए पर अड़की गाड़ी अपनी चिपड़े सोच समझ के देना इस प्रश्न का जवाब। पानी देंगे धीरे से अमरीश पुरी साहब। शाशा अच्छा बोलता है, बढ़िया बोलता है, अच्छा बोलता है तू। लालू प्रसाद यादव की नो औलादे है, नो ऑप्शन से ए लाइट। नो कर दे गए, अरे भैया जल्दी कर दे, नहीं तो अगले का भरोसा नहीं है। दोस्तों ये था कौन बनेगा करोड़पति, एक टीवी शो। और आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं दोस्तों, हमें ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते हैं जहाँ हमें बोले तो गाड़ियों का इंतजार करने का एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये कहीं गए हैं गाड़ी का इंतजार करने को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अब मैं एक कार्यक्रम में गया, रेलवे स्टेशन पर जैसे ही गया मुझे पता चला अलाउंस हुआ गाड़ी 2 घंटा लेट है। मैं किसी कार्यक्रम के लिए जा रहा था, किसी
अच्छी जगह अच्छे मूड में जा रहा था, सही कुछ कभी सम्मेलन था, और वो ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में मैं गया रेलवे स्टेशन, लेकिन वहाँ अलाउंस हुआ है कि 2 घंटा लेट है, तो वो 2 घंटा जो होता है वो कहाँ निकालूँ, ये एक सोचने वाला, वहीं घूमना पड़ता है। मैंने एक अखबार खरीदा, प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, मैंने कहा 2 घंटे आराम से पेपर पढ़ेंगे, गाड़ी आएगी बैठ के जाएंगे, अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। मैं मेरे आराम से पेपर पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होती है बीच में तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं भी मेरा फिल्मी स्टार में कोई भी कलाकार आ जाता है तो उसकी आवाज़ में मैं बात करने लग जाता हूँ। मैं मेरे पेपर पढ़ रहा, अचानक मेरे बीच में मेरे पास में एक व्यक्ति आकर बैठा, मैंने बैग जब लिया वो पास में आके बैठ गया पूरा। अब उसकी एक आदत मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं मेरे पेपर पढ़ रहा हूँ, उसकी एक आदत ऐसी है कि वो बार बार नीचे झुकता, अपनी पेंट की मोरी को ऊपर करता, अपने हाथों से खुजालता। सुनना बड़ा मजा आएगा आपको। मैं मेरे पेपर पढ़ रहा हूँ, भाई साहब नीचे झुकते अपनी पेंट की मोरी को ऊपर करते, अपने हाथों से खुजालते हैं। जैसे ही मैं उन्हें गुस्से से देखता हूँ तो भाई साहब मुझे देखकर बोलते हैं, भाई साहब आपको कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा कौन मुंह लगे यार, अच्छे भले मूड में जा रहा हूँ, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी में जाना है और अच्छा भला प्रोग्राम है, इसके मुंह लगूंगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप आपका काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं फिर पेपर पढ़ने लग जाता हूँ। 2 मिनट फिर होने के बाद में फिर नीचे आदमी झुकता, अपनी पेंट की मोरी को ऊपर करता, अपने हाथों से पैरों को खुजालता है। तो जैसे ही मैं उन्हें गुस्से से देखता हूँ तो भाई साहब फिर मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ है क्या? मैंने फिर वही जवाब देता हूँ, मैंने कहता हूँ कि भाई साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप आपका काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार होता है, 6ठी बार मुझसे रहा नहीं जाता है। जैसे ही भाई साहब नीचे झुकते हैं, पेंट की मोरी को ऊपर करते हैं, अपने हाथों से पैरों को खुजालने का प्रयास करते हैं और मैं उन्हें गुस्से से देखता हूं तो भाई साहब फिर वही दोहराते हैं, भाई साहब आपको कोई तकलीफ है क्या? उस वक्त मुझसे रहा नहीं जाता है, धर्मेंद्र आ जाता है और धर्मेंद्र की आवाज में मैं उसे कहता हूं, रामजादे तकलीफ है। ऑटोमेटिकली धर्मेंद्र की आवाज सुन के उसमें जगदीप आ जाता है, अगला वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट निकलता है और वो जगदीप की आवाज में क्या कह रहा है, अरे भैया अरे क्या तकलीफ है भैया, अरे क्या तकलीफ है रामजादा, तो इतनी देर से जो पाँव को जा रहा है ना, तेरा पाँव नहीं मेरा पाँव है। फिर जगदीप जी जवाब देते और कहते हैं, अरे भैया अरे तभी तो मैं सोचूं मेरी बुजली बंद क्यों नहीं हो रही, यहाँ बजाना था। एक बार जो ना तालियां। धन्यवाद, आपका प्यार बरकरार रहे। और आइए हंसी मजाक के साथ में हमारे देश में आई हुई विपदाओं के बारे में भी बात करते हैं कि आज हमारा देश किन किन संघर्षों से लड़ रहा है। एक तरफ हमारे देश में इस लॉकडाउन ने सब हालत पूरी अस्त व्यस्त कर रखी है और वहीं साथ में हमारा देश राजनीतिक और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम और ये वाद विवाद जो चल रहे हैं और कौमी एकता के बारे में बात करने वाले, और हमारे देश में इस प्रकार का एक माहौल चल रहा है आतंकवाद, और आतंकवाद को लेते हुए काफ़ी हम चिंतित हैं। तो मैंने सपोज किया है कि मैं फिल्मी कलाकारों की आवाज़ें निकालता हूं, तो हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं वो भी हमारे आतंकवाद, हमारा तो है नहीं आतंकवाद, इस आतंकवाद को लेकर कितने चिंतित होते होंगे और कितने हमारे देश के बारे में सोचते होंगे और उनके क्या विचार होंगे, वो क्या बातें करते होंगे। तो आइए आतंकवाद के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने मेरे हिसाब से इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास किया है, वो ऐसा कहते हैं या करते हैं अब ये तो मालिक ही जाने। आइए आतंकवाद के ऊपर बात कराते हैं। कुछ फिल्मी कलाकार बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले आते हैं नाना पाटेकर साहब, सॉरी सनी देओल साहब। सनी देओल का जवाब देंगे जगदीप का जवाब देंगे संजय दत्त का जवाब देंगे अजय देवगन का जवाब देंगे अमरीश पुरी, नाना पाटेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, और लास्ट में एक बार फिर सनी देओल आएगा। और आवाज़ अच्छी लगे जहाँ जहाँ आपको, तालियों से आप आशीर्वाद देते रहना।
सबसे पहले सनी देओल। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, आखिर ऐसी कौन सी जात का किराया आतंकवाद जो हमारे हिंदुस्तान की बाउंड्री पर नहीं बल्कि अंदर घुसकर बेगुनाह लोगों की जाने ले रहा है आतंकवाद। मेरा बस न चले, नहीं तो खेजिए पकड़ पकड़ कर मरोड़ दूं। ये सनी देओल साहब था। अब देखिएगा सनी देओल की आवाज जैसे जगदीप सुनते हैं, संजय दत्त सुनते हैं, संजय दत्त सुनते हैं तो क्या हो, नहीं जगदीप ही आएंगे, पहले जगदीप आया था। अरे भैया पूरे 40, अरे गांधीनगर में 20 और 20 गुजरात में, अरे जैसे जगदीप की आवाज सुनते हैं संजय दत्त आता है। संजय दत्त क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे मूसा बोलना, बाकी के 25 किधर गए वो भी बोलना, टक्का डालूंगा बोलना, कितने आतंकवादी घुसे तेरे देश में बोलना। ये संजय दत्त बोल रहे हैं। अब इनके बाद में अमरीश पुरी साहब इनका जवाब दे रहे हैं। अरे भैया पूरे 40, गुजरात में 10, मुंबई में 20 और 30। कब तक चलेगा हमारे हिंदुस्तान में, कब तक? बाकी के 25 किधर गए ये भी बोले ना। फिर अजय देवगन बोलते हैं, इनका जवाब देते हैं। मैं बताता हूँ बाकी के 25 किधर गए तुझे। 10 तो मुंबई में और 15 दिल्ली में। कब तक चलेगा तिरंगा नंगा राज है हमारे हिंदुस्तान में? उठा ले बंदूक और देश पाकिस्तान का जवाब, उठा ले बंदूक, उठा ले। जैसे ही बंदूक उठाने का कहते हैं संजय दत्त का दिमाग खराब होता है और संजय दत्त कहते हैं चलिए ये बीच में थोड़ी सी तकनीकी रुकावट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस आइटम को मैं इजाजत मांगूंगा मंच की भी कि मैं शुरू से लेना चाहता हूँ इसको, अगर आपकी स्वागत है भैया, है ना? लाइट भी आ गई। हम बात कर रहे थे आतंकवाद पर बॉलीवुड का धमाका। आप देखिए आतंकवाद पर बॉलीवुड का धमाका किस तरीके से हो रहा है। कुछ कलाकार, फिल्मी कलाकार हमारे आतंकवाद को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सनी देओल। सनी आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, आखिर ऐसी कौन सी जात का कीड़ा है आतंकवाद जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि बेगुनाह भावों की अंदर घुसकर बेगुनाह लोगों की जाने ले रहा है आतंकवाद। मेरा बस्ता चले, नहीं तो इनकी घेर के पकड़ पकड़ कर मरोड़ दूं। उसके बाद में संजय दत्त बोल रहे हैं, ए पकिया बोलना, कितने आतंकवादी घुसे मेरे देश में बोलना, टक्का डालूंगा बोलना। फिर संजय दत्त कह रहे हैं, मैं बताता हूँ बाकी के 25 के गए तुझे। 10 तो मुंबई में और 15 दिल्ली में। कब तक चलेगा तिरंगा नंगा राज हमारे हिंदुस्तान में, कब तक? फिर संजय दत्त कहते हैं, हे मूसा पकिया बंदूक दे बंदूक, टक्का डालूंगा सबके सबको, बंदूक दे बंदूक। फिर पीछे से अमरीश पुरी इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। आखिर में उम्र में बड़े हैं, इन्हें रोकने का प्रयास किस तरीके से कर रहे हैं? शोम शोम ओ लाले, अच्छा जिन्होंने देश के प्रति मर मिटने का, मगर फिर से टांडा जाना है क्या? 2-4 आतंकवादी को मार भी देगा तो कानून तुम्हें अंदर कर देगा। यहाँ का कानून भी तो गंदा है। यहाँ की राजनीति भी तो गंदी है, गंदी। ओ लाले, अमरीश पुरी ऐसा बोलते हैं। पीछे से नाना पाटेकर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अमरीश पुरी साहब ने कहा है यहाँ की राजनीति भी तो गंदी है, तो नाना पाटेकर साहब क्या कह रहे हैं? मेरी राजनीति को गाली मत दे, मेरे बापू की है। फिर संजय दत्त कहते हैं, ए मूसा बोलना, बाकी के 25 किधर गए वो भी बोलना, टक्का डालूंगा बोलना। फिर नाना पाटेकर, नहीं तो बोलना। फिर अमरीश पुरी कहते हैं, अरे हाँ हाँ, लेकिन इसके अलावा देश को बचाएगा भी कौन? फिर नाना पाटेकर कह रहे हैं,
नहीं जानता तू मेरे देश को कौन बचाएगा, नहीं मालूम तेरे को मेरा देश कौन बचाएगा। ये बचाएगा मेरे देश को। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मार मारे मेरे जवान। एक गुजरात खाएगा तो मेरे लिए भी लेके आना चले कि मेरे पास में आता, तू खाता, मैं खाता हूँ, बात बात में गुजरात खाने और खिलाने की बात करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते, ये नहीं जानते जिस दिन हम लोगों का एक बार खून खोल जाएगा ना, ये ना घाट करेगा ना पानी का बाहर करेगा, नहीं जानते। ये नाना पाटेकर का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसके बाद में गुलशन ग्रोवर आ जाता है। गुलशन ग्रोवर क्या कह रहे हैं, और हमारा बस ना चले, नहीं तो आतंकवादियों को गांव के और झापा के लोगों को बुला बुला कर पिटवा दूं, मरवा दूं, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करवा दूं। फिर मिथुन चक्रवर्ती साहब क्या कह रहे हैं, अबे ये देख, मैं सच बोलती, मेरी बात तो स्पष्ट नहीं है ना। मैं एक बात बोलती, ये मध्य प्रदेश है ना, इधर के सेंट्रल जेल में जितने भी कैदी बंद है ना, इन सबको बॉर्डर पर भेज दो। मां कसम, आतंकवाद साहब, पाकिस्तान की इतनी आबादी नहीं है ना, उतने तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैदी सजा काट रहे हैं। समझा क्या? नहीं समझा? समझ जाएगा। दोस्तों ये बात कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक नहीं है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। आपको आवाज़ अगर अच्छी लग रही हो तो तालियों की गड़गड़ाहट करते रहे, ताकि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो हौसला रहता है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रहती है। आप सुनने में इतने मशगूल हो गए कि आप ताली बजाना भूल गए, और आप ताली बजाते रहे ताकि मुझे भी आनंद आए। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जब कोई भी बात होती है तो वो दो बात हो सकती है। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हर एक पहलू के दो होते है ना। कोई भी बात के दो मतलब भी हो जाते हैं, सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ चल रहा है। पानी, पालका वालों ने अच्छे अच्छे को पानी पिला दिया है, पी लो भाई। ये तो हमारा नसीब है कि हम यहाँ पर पानी पी रहे हैं, आपका दिया हुआ पानी। जय हो। अब जी हम आ रहे थे तो हंगामा जी ने कहा था कि कुछ वो राजकुमार साहब की आवाज़ निकालना मत भूलना। तो राजकुमार साहब की आवाज़ में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गेंडा स्वामी जानी, हमको बिठा सके वो जमाने में जब नहीं हमसे है जमाना, और जमाने से हम नहीं। गेंडा स्वामी, तुमने हमें मारने के लिए एक बम बनाया था जो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सका, और हमने तुम्हें मारने के लिए एक ऐसा टाइम बम बनाया है गेंडा स्वामी, जो तुम्हें क्या तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे, समझे जाने। ये राजकुमार साहब थे, और इसी के साथ मैं अपने को मेरी सप्तशिला को विराम देता हूँ, और उसके बाद में दूसरे दौर में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ गेंडा स्वामी। मैं तो निकाल नहीं सकता हूँ, बट बहुत अच्छी आवाज़ निकाली, और इनकी आवाज़ इतनी खतरनाक निकली कि ये हमारा साउंड वाला ही गायब हो गया। ये ऐसे ही होता है, क्या करें। इतनी सर्दी में भी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग अभी खड़े हुए हैं, ये सब काम खड़े खड़े ही निपटाते हैं। भगवान इन्हें आगे बढ़ाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। पर दो पंक्तियाँ इनके मांझने की जरूर दे दूंगा मैं, ताकि ये इतना बढ़िया पांडाल सजा हुआ है तो बैठना चाहिए कि ये सोच करके मत खड़े रहिए, ये सोच करके मत खड़े रहिए कि बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी। अरे ये सोच करके बैठ जाइए कि कुछ समय के लिए आपको मातृभूमि की मिट्टी नसीब हो। ये भारत माता है?
एक अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक बहुत शानदार गौशाला हमने देखी, गौ माता गौशाला, हमारे कृष्ण भाई ने बताया था। तो हम उधर से टेम्पू लेकर आए, 4 पंक्तियां गौ माता पर पढ़ना चाहता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे मुसलमान कवि हुए अब्दुल जी गफ्फा, जो जयपुर के रहने वाले हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, निश्चित रूप से यहाँ पर भी मैं उनको लाऊंगा अगर अगली बार जब भी आप याद करेंगे। 4 पंक्तियां उनकी मुझे याद आती है। बोल शीतला माता की। आओ दादा, आप भी बढ़ा दो, आप भी यही निकलोगे। ये भीड़ महाराज, ये सब आते हैं ना बाबूजी, तो एक साथ ही आते हैं। हाँ, बहुत से जगह देखा मैंने। किशन जी, आनंद वाला मजा आएगा। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं आता, पूरी रात नहीं आता, आता तो सुबह 5 बजे आता। ये बुजुर्ग लोग क्या है, बुजुर्ग तो नहीं लग रहे हैं। आप तो शायद 50 से 60 के बीच में होंगे, कम है, 50 से कम तो नहीं होंगे, 55 के करीब है ना। पर देखो वहां से यहाँ आ गए, मतलब इनको क्या कवित्री वहां से दिख नहीं रही।